जोखिम उठाना बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, लेकिन ज्यादातर तो सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जोखिम उठाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो किसी और के लिए अपनी जान खतरे में डाल दें। अपने लाभ के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन किसी और के लिए जान देने वाले विरले ही होते हैं। जैसे विश्वा ने जानबूझकर ही तो ये कदम उठाया था और अधीश के लिए बिछाए गए जाल में फंस गया था। लेकिन आगे क्या होगा ये खुद उसे भी नहीं पता था। क्या अधीश ये जाल काटकर अपने पिता को वापस ला सकेगा, या गिरीश का दिया विष अपना काम कर चुका है? क्या विश्वा ने अनजाने में अपनी मौत को गले लगा लिया है? विश्वा निवास के बड़े गोल कमरे में उदासी और चिंता का वातावरण है। अंधेरा छाया हुआ है। कोने में एक मशाल अकेली ही जल रही है और अंधेरे में लड़ने की कोशिश कर रही है। अधीश और वासुदेव सर झुकाए बैठे हैं। पाणिक हाथ बांधे दीवार से टिका खड़ा है और कार्तिक बाहर की ओर देख रहा है। अधिपति कैलाश और माधव देव सामंत रणधीर से मिलने गए हैं। वासुदेव जी, आधी से अधिक रात बीत गई और विश्वा जी का कहीं कोई पता नहीं चला, एक गुप्तचर ने आकर बताया। उसकी आवाज सुनकर सब उसी की ओर देखने लगे। बाकी सब कहां हैं? वासुदेव ने भारी गले से पूछा। बाकी सब भी पता लगाने में जुटे हुए हैं। 3 गुप्तचर लेखनगर की ओर भी भेजे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई समाचार नहीं है। गुप्तचर बोला। अब भी हमारे कई आदमी नागेश के महल के चारों ओर निगरानी रखे हुए हैं, उसने आगे कहा। यह सुनकर जैसे वासुदेव का गुस्सा उबल पड़ा। इतनी सावधानी रखने के बाद भी इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? वासुदेव ने चिल्लाकर पूछा। उसकी आवाज सुनकर गुप्तचर सहम गया। हमें थोड़ा और समय दे वासुदेव जी, उसने कहा। अधीश ने गुप्तचर की ओर देखा। वो घबराया हुआ था। अधीश ने धीमी आवाज में उससे कहा, अभी तुम जाओ यहां से। यदि कुछ पता चले तो सीधे यहां आना। अधीश की बात सुनकर गुप्तचर ने वासुदेव की ओर देखा। वासुदेव ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कह दिया। वे सभी एक बार फिर घटनाओं को क्रम से याद करने लगे और सोचने लगे, वास्तव में हुआ क्या होगा। मैंने 3 बग्गियां महल से निकलती हुई देखी थी, वासुदेव ने कहा। ऐसा भी हो सकता है कि वे पिताजी को कहीं लेकर ही न गए हों। शायद उन्हें अब तक नागेश के महल में ही रखा गया हो। अधीश ने कहा तो सब उसकी तरफ देखने लगे। हां, बिल्कुल हो सकता है, पाणिक और कार्तिक ने एक साथ कहा। और अब कहीं और ले जा भी नहीं सकते। हमारे सैनिक नागेश के महल पर नजर रख रहे हैं, वासुदेव ने कहा। तो क्या हमें नागेश के महल की तलाशी लेनी चाहिए? अधीश ने हिचकते हुए पूछा। इस तरह किसी भूस्वामी के महल की तलाशी नहीं ली जा सकती थी। तभी अधिपति कैलाश और माधव देव ने कमरे में प्रवेश किया। उनके साथ सामंत रणधीर और संग्राम भी थे। अधीश ने सामंत रणधीर को प्रणाम किया। वे अधीश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चिंता मत करो अधीश, विश्वाजी जल्द ही हमारे साथ होंगे। हम किसी भी तरह नागेश के महल की तलाशी लेंगे, सामंत रणधीर ने कहा। कुछ इसी तरह का माहौल नागेश के महल में भी था, लेकिन उसका साथ देने वाला वहां कोई नहीं था। वो तो लेखराज से मित्रता के कारण इस चक्कर में फंस गया था। हालांकि वो खुद भी अधीश से चिढ़ता था, लेकिन इतना भयंकर कदम उठाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। खट खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोच में डूबा हुआ नागेश चौंक पड़ा। श्रीमान सामंत रणधीर आए हैं, वे बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं, सेवक ने कहा। तुम जाओ, मैं आता हूं, नागेश ने कहा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी सुबह सामंत खुद उसके महल में क्यों आए हैं। आपने मुझे बुला लिया होता सामंत, नागेश ने धीरे से कहा। सामंत ने जलती हुई नजरों से उसे देखा। मैं यहां किसी तरह की औपचारिकता के लिए नहीं आया। एक प्रश्न पूछना है, सीधे सीधे उसका उत्तर देना, हां या ना में, वरना तुम मेरा क्रोध जानते हो नागेश, सामंत ने कड़क कर कहा। नागेश ने अपनी आंखें झुका ली। क्या विश्वाजी यहां हैं? सामंत ने पूछा। नागेश की झुकी हुई नजरें ही उसके दोषी होने की सारी कहानी कह रही थी। नहीं, वे यहां, नागेश के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला था कि सामंत ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा और तेजी से बाहर निकल आए। नागेश अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि 2 सैनिकों ने आकर उसके हाथ पैर जकड़ लिए। उसके महल को घेर लिया गया था और नागेश को बंदी बनाकर उसी के महल के तहखाने में डाल दिया गया। नागेश के पूरे महल को छान डाला गया
लेकिन विश्वा का कहीं कोई निशान नहीं मिला। जब तक विश्वा जी नहीं मिल जाते कोई इस महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। सामंत ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया और वहां से चला गया। इधर लेखनगर में सामंत लेखराज अपने सलाहकारों के साथ बैठा इस नई आई मुश्किल पर विचार विमर्श कर रहा था। मामा जी, आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं। आप देखिए इस एक चाल से किस तरह सारी बाजी हमारे साथ में आ जाएगी। विशाल बोला, तुम इस मामले को इतने हल्के में नहीं ले सकते विशाल, ये बहुत गंभीर मसला है। हमारा पूरा क्षेत्र संकट में आ सकता है। लेखराज चिंतित स्वर में बोला। विशाल अब भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर लेखराज माथा पकड़कर बैठ गया। मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी। अब युद्ध को कोई टाल नहीं सकता, लेखराज ने कहा। आप सारी गलती मेरे ऊपर नहीं डाल सकते मामा जी। शुरुआत में तो आप भी यही चाहते थे ना कि सामंत रणधीर की पूरी जमीन आपको मिल जाए। विशाल कठोर आवाज में बोला, हाँ मैं चाहता था, और केवल रणधीर की बात होती तो मैं लड़ने को तैयार भी था। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो सरासर गलत है और युद्ध के नियमों के खिलाफ है। तुम्हारी एक गलती की सजा पूरे लेखनगर को भुगतनी पड़ेगी। लेखराज चिल्लाकर बोला, युद्ध के कौन से नियम होते हैं मामा जी? क्या मेरे पिताजी की निर्मम हत्या से पहले ये नियम किसी ने विश्वा को नहीं बताए थे? अब विशाल को भी गुस्सा आने लगा था। वो अलग बात थी विशाल, उस युद्ध में हजारों और लोग भी मारे गए थे। शायद विश्वनाथ पुरोहित भी मारा जाता। इतनी पुरानी बात को तुम मन में लिए बैठे हो, ये अच्छी बात नहीं है विशाल। लेखराज ने उसे समझाने की कोशिश की। सच में मामा जी, क्या इतने जल्दी हार मान बैठे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ था और क्या नहीं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मैंने जीवन भर जो दर्द सहा, अधीश को मारकर मैं चाहता था विश्वा भी वो दर्द सहे। लेकिन कोई बात नहीं, अब अधीश को भी पता चलेगा कि मुझे कितना कष्ट हुआ। लेकिन बुरी बात यह है कि उसे ज्यादा दिन तक कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। जल्दी ही मैं उसे भी मुक्ति दे दूंगा। विशाल जैसे खुद से ही बातें कर रहा था। कहो विशाल, फिर शुरुआत कहां से करनी है? हेमंत ने पूछा। इतनी भी क्या जल्दी है मित्र, पहले अधीश को थोड़ा तड़पने देते हैं। विशाल शैतानी हंसी हंसते हुए बोला। विशाल अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। नफरत और बदले की भावना ने उसे अंधा और बहरा बना दिया था। उधर प्रकाश नगर में सामंत ने अपने सभी सेनापतियों को तैयार रहने का आदेश दे दिया। वासुदेव भी अपने सैनिकों को तैयार कर रहा था। अब सभी को पता था कि युद्ध टालना असंभव है। लेखराज को संदेश भेज दिया गया। सेना लेखनगर की सीमा पर आक्रमण को तैयार खड़ी थी। अब लेखराज के सामने भी कोई चारा नहीं था। शुरुआत में तो उसे लगा था कि विशाल के पास कोई अच्छी योजना होगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी बिना युद्ध किए उसे सामंत रणधीर की पूरी जमीन मिल जाएगी और विशाल भी अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। लेकिन अब सारा दृश्य बदल चुका था। अधीश, क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? वासुदेव ने पूछा। अधीश अपने कमरे में चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। वासुदेव की आवाज ने अधीश का ध्यान उसकी ओर खींचा। जी, आपने कुछ कहा? उसने अचकचाकर पूछा। मैं कह रहा था कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। हम सभी निकल रहे हैं। योगेश, सुवीर और अधिपति हमारी अनुपस्थिति में परिवार के साथ रहेंगे। यदि तुम चलना चाहो तो चल सकते हो, वासुदेव ने कहा। लेकिन साफ दिख रहा था कि अधीश का मन कहीं और है। ऐसे में उससे युद्ध में चलने के लिए कहना ठीक नहीं है। मैं चलूंगा, आप तैयारी कीजिए, अधीश बोला तो वासुदेव ने एक गहरी सांस छोड़ी। तभी एक सेवक वहां आ गया। वासुदेव जी, लेखनगर से एक दूत संदेश लेकर आया है, उसने कहा। संदेश? अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूं, वासुदेव ने कहा और अधीश की ओर देखा। वो भी उन्हीं को सवालिया निगाहों से देख रहा था। अगले ही पल वो उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। दूत गोल कमरे में एक और खड़ा हुआ था। अधीश ने उससे बिना कुछ कहे ही पत्र उसके हाथ से छीन लिया और पढ़ने लगा। प्रिय मित्र, यदि अपने पिता को जीवित देखना चाहते हो तो लेखनगर चले आओ, लेकिन ध्यान रहे अकेले आना। यदि सेना को साथ लाने या लेखनगर पर हमला करने का विचार भी अपने मन में लाए तो कभी भी अपने पिता को दोबारा देख नहीं सकोगे। तुम्हारा सहपाठी मित्र विशाल। विशाल? अधीश के मुंह से निकला।
ये विशाल क्या? हाँ, ये वही विशाल है, लेकिन उसकी दुश्मनी तो मुझसे है, फिर इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अधीश ने सोचा। सामंत रणधीर ने जैसे ही सुना अधीश के पास कोई संदेश आया है, वे दौड़े दौड़े विश्वानिवास पर आए। अधीश, क्या संदेश आया है? आते ही उन्होंने पूछा। यह विशाल तो मेरा सहपाठी था मंदार में, इसका लेखराज के साथ क्या रिश्ता है? अधीश ने पत्र सामंत के हाथ में देते हुए कहा। सामंत ने पत्र पढ़ा और अधीश को वापस देते हुए कहा, विशाल सामंत लेखराज का भांजा है अधीश। विशाल के पिता वीरेंद्र रक्तकुंड के युद्ध में महेशगढ़ की ओर से लड़ रहे थे। युद्ध में विश्वनाथ पुरोहित ने जिस तरह से उन्हें हराया था और मार डाला था, वो दृश्य देखकर अच्छे अच्छे योद्धाओं की रूह कांप गई थी। सामंत रणधीर ने कहा और अधीश की ओर देखा। ओह, तो ये उसका बदला मुझसे लेना चाहता है। पत्र अधीश के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सामंत रणधीर कुछ नहीं बोले। ठीक है, यदि वो यही चाहता है तो यही सही, मैं अकेला ही जाऊंगा, अधीश ने दृढ़ आवाज में कहा। लेकिन अधीश, वासुदेव ने कुछ कहना चाहा, फिर कुछ सोचकर चुप हो गए। अधीश अपने कमरे में चला गया। उसने अपनी पोटली में हाथ डाला और पूछा, क्या मुझे जाना चाहिए? और जवाब पढ़े बिना ही अपना छल्ला उतार कर उस पोटली में डाल दिया। कुछ और देर वो कमरे में रहा और बाहर आ गया। पोटली अधिपति कैलाश को थमाते हुए कहा, अधिपति, मुझे आशीर्वाद दीजिए। यदि मैं वापस लौट कर ना आया तो ये पोटली आप आचार्य कश्यप को दे दीजिएगा। अधिपति कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। विजयी होकर लौटना बेटे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर बिना पीछे देखे ही अधीश महल से निकल गया। अमृत और माधवी ऊपर छज्जे पर खड़ी थी और चुपचाप उसे जाते हुए देखती रहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। वासुदेव जी, सीमा पर स्थित गढ़ की ओर चलिए, हम वहां से लेखराज पर नजर रख सकते हैं, सामंत रणधीर ने कहा। अधिपति कैलाश उनके साथ नहीं गए। बाकी सब सीमा की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे सभी प्रकाश नगर की सीमा पर स्थित गढ़ की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। लेखनगर में सामंत के महल की छत पर खड़ा विशाल दूरबीन से अधीश को आते हुए देख रहा था। हेमंत उसके साथ खड़ा था। वो आ रहा है, विशाल मुस्कुराते हुए बोला। अब आगे क्या करना है विशाल? हेमंत ने पूछा। आगे? आगे बस तुम्हें उसको मार देना है, जैसे उसके पिता को मार दिया था। बस थोड़ा तड़पाने के बाद, विशाल बोला और जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर बाद अधीश लेखराज के महल में खड़ा था। आओ आओ मित्र अधीश, स्वागत है तुम्हारा। विशाल हंसते हुए बोला। अधीश ने उसे देखा और खून का घूंट पीकर रह गया। दांत पीसते हुए अधीश बोला, क्या चाहते हो विशाल? मुझे यहां क्यों बुलाया है? मेरे पिताजी कहाँ हैं? अरे अरे अधीश, एक एक करके सवाल पूछो। तुमने तो आते ही सवालों की बौछार कर दी हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे घर में खड़े हो और फिलहाल तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। विशाल मुस्कुराते हुए बोला। अधीश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो मजबूर था। अब तो वो चाहकर भी विशाल से कुछ पूछ नहीं सकता था, लेकिन वो मंत्र तो पढ़ ही सकता था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, विशाल ने एक जलता हुआ अग्निपिंड उसकी ओर छोड़ दिया। नहीं मित्र, ये गलती मत करना, वरना तुम्हारे पिताजी तो क्या, तुम भी यहां से जीवित नहीं जा सकते। अधीश का मंत्र पढ़ने के लिए ऊपर उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। आज तक उसने अपने आप को इतना मजबूर कभी भी महसूस नहीं किया था। हेमंत, छीन लो इसकी अंगूठी, विशाल ने कहा। यह सुनते ही हेमंत आगे बढ़ने लगा। अधीश सर झुकाए खड़ा रहा। क्या अधीश सच में विशाल के जाल में फंस चुका है? विश्वा कहां है? क्या अधीश कभी अपने पिता तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।